हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन एंड स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एम लक्ष्मीकांत हम कवर कर रहे हैं, उसी में आज हम इस वीडियो के अंदर इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना, इसके दो चीज़ों से इसका मतलब है। पहला है एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग गवर्नमेंट। क्या है? एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग गवर्नमेंट। जैसे कि इसका मतलब है गवर्नमेंट का काम चलना, जैसे कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये गवर्नमेंट का डेली फंक्शनिंग होता है, डेली टू डेली काम होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स या फिलॉसफी, ये सब हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट में होते हैं ये कॉलेज में एंड ऑल। तो इसी की तरह ये भी एक स्टडी का सब्जेक्ट है और इसे हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ओल्ड, हम कह सकते हैं रूट्स, जो जड़ें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी नहीं है, और जो वो इवॉल्व हो रही है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध है ना, पॉलिटिकल सिस्टम से हमेशा से रहा है, और ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसकी मदर सब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है। तो ये काम करती है गवर्नमेंट को पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने में, क्या करता है? मदद करता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, मदद करता है अकॉम्प्लिश करने में। जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट लॉ बना रही है, कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉ बना रही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लागू किया जाए, उस लॉ को फील्ड में लागू किया जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है। ओके, बहुत पुराना समय, आज से ही नहीं है, बहुत पुराने समय से है, एंशियंट टाइम से ही है हमारे सामने। लेकिन स्टडी के रूप में जब देखा जाए, वास्तव में ये डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने बहुत रीसेंट ईयर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। काफ़ी इसका रीसेंट है, लगभग हम कह सकते हैं 100 साल पुराना ही है। ओके, इसका जो थॉट है वो एंशियंट टाइम में हम देख सकते हैं और मिडिवल टाइम में कैसे देखने को मिलता है। तो देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसके बारे में बात की है? स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात की, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को बताया है। उन्होंने गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को समझाया था, है ना। एरिस्टोटल जो वेस्ट से आते हैं, एरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, वो भी एंशियंट ही है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ मिलता है। फिर वेस्ट में, फिर मैकियावेली की बात करें, प्रिंस में उन्होंने लिखा है, मिडीवल टाइम के हैं, मध्यकालीन युग में मैकियावेली जो है मिडीवियल वेस्ट के हैं। तो मैकियावेली ने रूरल होता है, जो राजा होता है, उस और ऑफिशियल्स के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे वो पॉलिटिकल पावर में अच्छा होल्ड रख सकें, उसके बारे में बात की गई है। एफिशिएंटली मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके बारे में बात की गई है ना। तो यही सब चीज़ें जो है अपने आप में कंटेन करती है इन सब चीज़ों के अंदर, फंक्शंस वगैरह के बारे में। फिर 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम चलते हैं, उसमें कैमरलिज्म एक वर्ड आता है जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत फेमस था उस टाइम। 18th सेंचुरी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ना कैमरलिज्म की जो ये विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट आया। कैमरलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका था गवर्नमेंट के अफेयर्स को मैनेज करने का, एक अच्छा तरीका था जिससे गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो क्या हो सके? मैनेज हो सके। कैमरलिस्ट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया अपना। ये लोग बहुत ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे थे। तो इनका मेन एम था कि सिविल सर्विस के लिए कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाए ताकि अच्छी तरीके से वो सिविल सर्विसेज कर सकें। इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को डिटेल में स्टडी किया। वो चाहते थे सिविल सर्विसेज में जो कैंडिडेट है उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिल सके। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, तो अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसीजर्स के बारे में जानना तो पड़ता ही है। मान लीजिए आप में से बहुत लोग नेट तो कर रहे हैं, साथ साथ में आप लोग सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के बारे में, उसके प्रोसीजर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आप उस एग्जाम की प्रेप ही क्यों कर रहे हैं, राइट। तो पहले उसके बारे में जानना, क्या होता है सिविल सर्विस, कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, पहले उसके बारे में पूरा एक ब्यूरो लेना, जानना उसके बारे में। तो वही लोग कर रहे थे, कैमरलिस्ट लोग वहाँ के लोगों को बता रहे थे ट्रेनिंग के लिए, सिविल सर्वेंट्स लोगों को, कि कैसे उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाए। फिर हम एक टॉपिक में इसी में एक नाम पढ़ते हैं, जॉर्ज जिंके का नाम पढ़ते हैं, को कैमरिस्ट ग्रुप का मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर थे जॉर्ज जिंक। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स की बात अगर हम करें, 19th सेंचुरी में यूएसए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है। तो देखिए इस सेंचुरी के एंड तक, जब जैसे ही 19th सेंचुरी जो है ख़त्म होती है, एंड तक यूएसए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है और मीनिंग पहली बार डिफाइन किया गया था। क्या? फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था पहली बार यूएसए के अंदर। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा भी कोई सब्जेक्ट होता है, ऐसा पहली बार मीनिंग को डिफाइन किया था। स्पेशली हैमिल्टन द फेडरलिस्ट के टाइम, उस टाइम पे चार्ल्स जीन बॉनिन, एक इंपॉर्टेंट इनकी बुक आती है चार्ल्स जीन बॉनिन की, प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन 1812। चार्ल्स जीन बॉनिन की याद करने वाली बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली हम कह सकते हैं। तो ये जो किताब आती है इनकी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला सेपरेट ट्रेटाइजेस था, कहते हैं ना पहली सेपरेट एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई ट्रेटाइजेस था। इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में समझा गया था और ये सब्जेक्ट पहली बार यूएसए में सिस्टमेटिक तरीके से क्या हुआ था, विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था। अब हम 20th सेंचुरी की थोड़ी सी बात करते हैं। 20th सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है विकास कैसे होता है। तो देखिए रुमकी बासु जो हैं, एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, अभी भी हैं, वो 20th सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रही हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट एडवोकेट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने काफ़ी फोकस किया था एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, जैसे कि काम को ऑर्गेनाइज करना, टाइम को मैनेजमेंट करना और रिसोर्स अलोकेशन करना। ये सब टेलर के ही तो प्रिंसिपल हैं। जब हम टेलर को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज था, यानी कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था, जन्म दिया था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई थी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, संगठन उभरे थे। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज बने, क्या बने, चुनौती बने, जिसमें उनको एफिशिएंट मैनेज करना था, क्योंकि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या था, एफिशिएंसी से मैनेज करना। तो ये बड़े बड़े जो उभरे थे ऑर्गेनाइजेशन, उनको अच्छे से मैनेज करना, ये चैलेंज था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ का ऑपरेशन और लार्ज कंपनीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है अब हर चीज़ हैंडल करनी थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य। उसका कॉन्सेप्ट आने के बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई थी, क्योंकि भाई आपको अब जनता का वेलफेयर करना है, समाज का कल्याण करना है, ये दायित्व है आपके कंधों पर। पहले गवर्नमेंट का रोल था सिर्फ लॉ बना दिया, ऑर्डर मेंटेन करवा लिया, यहीं तक लिमिटेड था। बाद में जैसे ही वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आता है, एक बहुत पॉजिटिव रोल अपनाया गया, जिसमें गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचती है, नीड्स को पूरा करने का सोचती है, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फिर एक सिस्टम आता है स्पॉइल सिस्टम। हम अगर बात करें, ये रिफॉर्म मूवमेंट आया, स्पॉइल सिस्टम को ख़त्म कर उसको सुधार करने का मूवमेंट आया, आंदोलन सा चला। जब गवर्नमेंट ने स्पॉइल सिस्टम, जिसमें क्या था, पॉलिटिकल लॉयलिटी जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, अपने खुद के लोगों को जॉब्स देना, वो सब स्पॉइल सिस्टम चल रहा था, ठीक है। उससे इनएफिशिएंसी और करप्शन से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। इसीलिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी इन सब चीज़ों में, जो गवर्नमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल्स ने इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा उस समय कोशिश की थी। तो ये था हमारा एक स्पॉइल सिस्टम भी, वहाँ पर रिफॉर्म्स आए वगैरह। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर्ड फील्ड बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिकली हम इसकी स्टडी इसको हम कर सकते हैं। इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हमें देखने को मिला और आज एक स्टैब्लिश डिसिप्लिन बन गया है। हर मेनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है और हम देख सकते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सोसाइटी के बारे में हमें बताता है, हमारी मदद करता है। स्टार्ट करते हैं इसके इवोल्यूशन को। मेनली बेसिक इवोल्यूशन इसका कहाँ से होता है, इसके जो चरण हम कह सकते हैं, स्टेजेस हम पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। मेनली तो आपको ये स्टेजेस की डेट्स वगैरह क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये एकदम याद होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ओके। फिर ये निकोलस हेनरी के अनुसार है। अगर हम बात करें ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में ना एक बहुत ही साफ सुथरी, क्या कहते हैं, साफ सुथरी एक जर्नी से डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज आई है। ऐसे नहीं है कि बस उठा और ये जो है फेमस हो गया एक सब्जेक्ट के रूप में, नहीं।
एक बहुत अलग अलग जर्नी हुई है इसकी, बहुत अलग अलग तरीके से ये जो है इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अलग अलग अप्रोचेज आई, उस किसी ने डेवलपमेंट में योगदान दिया था। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टेजेस कहते हैं। जैसे बदलाव हुआ, स्टेजेस कहते हैं। इवोल्यूशन को हम स्टेजेस कहते हैं, पैराडिग्म कहते हैं, इनके रूप में समझते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी 1887 टू 1926। ठीक है, सबसे पहली ये फर्स्ट एज है हमारी। तो देखिए, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन। इस फेज में एक क्लियर लाइन खींची गई थी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बस एक कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इनके बीच में क्लियर लाइन से खींच दी गई थी। यानी पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिसी बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉलिटिक्स वाले क्या करेंगे? भाई आप पॉलिसी बनाओ, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या करेंगे? भाई आप इम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करो। तो ये क्लियर डिमार्केशन, एक क्लियर लाइन खींच दी गई थी इस ईयर में 1887 से 1926 के अंदर। दोनों का काम अलग अलग कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है वुड्रो विल्सन को याद रखना है, जिनके एसे को याद रखना है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईयर है 1887। तो इस स्टेज सबसे बड़े फेस है, हम कह सकते हैं सबसे बड़े फेस, यानी एक जिसको हम कहते हैं, हाँ भाई, एक चेहरा जो दिखता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी, होना ही चाहिए सेपरेट पॉलिटिकल साइंस से। देखिए, समझते हैं, अगर पार्लियामेंट ने कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, एजुकेशन पर कोई पॉलिसी बनाई है, तो आईएएस ऑफिसर पॉलिसी को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करेंगे, बिना अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यू को लेकर आए। वो ये नहीं दिखाएगा कि मैं तो भाई इस पार्टी से हूँ, उस पार्टी से हूँ, उसकी बात मानूंगा। नो, आईएएस ऑफिसर का काम है अपना इम्प्लीमेंटेशन करना, तो वो वही करेगा। तो ये था, इसमें हमने देखा कि पूरा स्टेज के अंदर हमने पढ़ा कि किन किन तरीक़ों से ये स्टेज डेवलप होती है। ये बात याद रखने वाली है कि जो ये ऐसे था ना, कहाँ पर पब्लिश हुआ था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर जो है ये पब्लिश होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये याद रखना है। और इसीलिए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वुड्रो विल्सन है। इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। और इसी ऐसे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग और एक सिस्टमेटिक एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने की क्या रखी थी? बुनियाद, नींव रखी थी। इसीलिए वुड्रो विल्सन फादर हैं। अब विल्सन क्या कहते हैं? ये कुछ बातें हैं जिसे हम अच्छे से हमें पढ़ना है। पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको लागू करना। ये तो हमने देखा। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। क्या हो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स से भाई दूर दूर है, ये सब दोनों चीज़ें जो है ना दूर दूर है, इनमें फासला आ जाए, वो है। ये भी बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स के डोमेन से बाहर की चीज़ है। वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स के डोमेन से जो है ना बहुत बाहर की चीज़ है, उसको बाहर रहना चाहिए उसके डोमेन से। वो ये भी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पॉलिटिकल नहीं होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते। पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो मैन्युपुलेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन को मैन्युपुलेट, तोड़ मरोड़ के ऐसे नहीं देखना चाहिए। विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिजनेस लाइक फील्ड माना है। वो कहते हैं ये तो बिजनेस लाइक है, द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज फील्ड ऑफ बिजनेस। वो ऐसा मानते हैं कि ये बिजनेस लाइक है। उन्होंने इसे पॉलिटिक्स के डेली कन्फ्लिक्ट्स से अलग बता दिया कि ये जो है डेली इसमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है वो दूर है। पॉलिटिक्स में बहुत ऐसे मतभेद हैं आपस में, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। तो ये उनका कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड एक बिजनेस का फील्ड है, पॉलिटिक्स के झगड़े से बहुत अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अकाउंटिंग ऑफिस का मेथड सोसाइटी के सिस्टम का एक पार्ट है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टेक्निकल मशीनरी है। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? एक टेक्निकल मशीनरी इन्होंने बताया है। राइट। विल्सन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मानते हैं? विल्सन एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं साइंस। वो कहते हैं कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस, पॉलिटिकल साइंस के इवोल्यूशन का लेटेस्ट फ्रूट है, आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये एक बहुत ही नया फ्रूट है, नया फल है। किसका? पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है। राइट, वो ये मानते हैं, पर अलग अलग है दोनों। और ये जो है वो मतलब समय की उपज है, हमारे ही समय की हम कह सकते हैं उपज है, बहुत ही लेटेस्ट, एकदम तुरंत कंटेम्प्रेरी है।
उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान है लेकिन उसे चलाना मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कोई बना सकता है, उसे चलाना बहुत मुश्किल है, और ये काम कौन कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वो बात बताते हैं जिसमें अलग, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक अलग साइंस चाहिए अगर, तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, ठीक है, एकदम स्ट्रेंथन करें, स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसकी वर्किंग को प्रोफेशनल बनाया जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए, उसके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग और क्लीन बनाया जाए, प्योर किया जाए, और उसके काम को डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, तभी जो है ये अच्छा रहेगा। विल्सन की जो अप्रोच है उसको फ्रैंक जे गुडनाउ ने आगे बढ़ाया अपनी किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 के अंदर। एंड गुडनाउ ने ये भी कहा, क्या कहा कि पॉलिटिक्स का काम होता है पॉलिसी डिफाइन करना, पॉलिसी का काम क्या होता है? पॉलिसी को डिफाइन करना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। ये व्यू सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है यहाँ पे, ये व्यू जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पर बात करता है, मतलब पावर का हम विभाजित कर देते हैं, पावर को बांट देते हैं, उसकी बात करता है, और उस सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पर ही ये जो है बेस्ड है। उन्होंने भी, जो फ्रैंक जे गुडनाउ है, उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की बात की। इसी वजह से गुडनाउ को भी फादर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहा जाता है। 20th सेंचुरी के जो है 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट बहुत दिखाया 20th सेंचुरी में, जिसे पब्लिक सर्विस मूवमेंट भी कहा गया था। क्या कहा गया था? पब्लिक सर्विस मूवमेंट भी कहा गया था, बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। उसके बाद ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, एक हम कह सकते हैं आंदोलन टाइप का कोई मूवमेंट था, सुधार लाने का, गवर्नमेंट को और बेटर बनाना मेन गोल था इस मूवमेंट का। 1914 के अंदर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें पॉलिटिकल साइंस का एक एडजेक्टिव बताया गया कि लोगों को गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन करना ये ज़रूरी था। और 1926 के अंदर एल.डी. वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली टेक्स्ट बुक के रूप में उभरी। इसने सब्जेक्ट को एकेडमिक लेजिटिमेसी दिलवाई कि भाई नाम सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी में आया, एक लेजिटिमेट बनाया, वैध बनाया अपने आप में, और यूनिवर्सिटीज़ ने फॉर्मली इसके अंदर जो है अपने कोर्सेज देना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। तो इसी के साथ ये हमारी फर्स्ट स्टेज डिटेल में हमने कवर की। अब हम सेकंड स्टेज की ओर चलते हैं जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है स्टेज सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्वर्ण काल, एकदम गोल्डन, याद रखेंगे, गोल्डन एज थी, गोल्डन पीरियड था हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इस समय हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स डेवलप हुए थे, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत गोल्डन पीरियड था। इस दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स का मानना था कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो हर जगह, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। इनका कहना था कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता, हमारी कार्य क्षमता, इकोनॉमी, ये सब हम बढ़ा सकते हैं। उसका कोर बिलीफ क्या था उन सब का? उनका कोर बिलीफ था चाहे काम किसी भी प्रकार का हो, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक ही तरीके से काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे भाई कोई भी काम हो, सब में तरीका एक होगा, टेक्निक एक होगी, थोड़ा रिजिड लग रहा होगा, तो लेकिन उस समय के क्लासिकल थिंकर्स यही मानते थे कि कोई भी काम हो तरीका एक ही होगा, टेक्निक एक ही होगी। बाद में जाके इवॉल्व होता है ये सब्जेक्ट, तो हम देखते हैं कैसे कैसे ये इवॉल्व होता है। तो ये जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं तो उनका स्टडी भी साइंटिफिक होगी। तो ये लोग है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब एक साइंस कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई जो है होते हैं। तो इस तरह से एक बुक आती है 1927 के अंदर, विलकबाई की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट बुक है। उनका कहना था, वो कहते हैं
जैसे हर साइंस के कुछ रूल्स, बेसिक रूल होते हैं। आप साइंस पढ़ते हैं तो आप बेसिक रूल के बिना तो साइंस नहीं पढ़ सकते। आपने जो साइंस पढ़ी यहाँ पर पढ़ी, आप अमेरिका चले जाइए वही साइंस वहाँ पर है। तो ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द ग्लोब वर्ल्ड पर लागू होती है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल इसका मतलब हर जगह, कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, सब जगह अपनाए जाएंगे, तो वो ये बताते हैं। इस स्टेज में कुछ और इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस आती हैं जिनको जो इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि हाँ भाई प्रिंसिपल तो हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 इनकी बुक आती है। फिर MP फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में, मूनी एंड रिले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में आती है। गुलिक एंड उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1937, मूनी एंड रिले की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 बुक्स आती है। ठीक है, तो ये सब बात करती है कि हाँ भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक गोल्डन एरा था इस टाइम, और इस टाइम बहुत सारे प्रिंसिपल्स का जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो ये स्टेज हमें बताती है, ये बुक्स वगैरह हमें बताती है कि कैसे। तो इस स्टेज का पीक पॉइंट था गुलिक उर्विक का 1937 का। हम कहते हैं ना पीक पॉइंट, कोई भी एक बुक होती है वो बहुत फेमस हो जाती है, पीक पॉइंट पे चली जाती है। वो था पेपर्स एंड द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो गुलिक एंड उर्विक की किताब थी, बुक था। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल साइंस है, इसकी बात की गई। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का बिहेवियर किया गया, स्टडी किया गया। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिराइव किए जा सकते हैं जो किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो सकते हैं। कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे लागू हो सकते हैं, चाहे उसका पर्पस, लोग या पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो लागू वहाँ पर होंगे कुछ प्रिंसिपल। अब मोहित भट्टाचार्य की हम देख सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने, मोहित भट्टाचार्य ने क्या बताया है, इस दौर में पब्लिक वर्ड का फोकस ऑलमोस्ट गायब हो गया था। पब्लिक वर्ड जो था उसका जो फोकस था वो ऑलमोस्ट गायब हो गया था, यानी कि और पूरा ध्यान सिर्फ एफिशिएंसी पर दिया गया था। इस दौर में पब्लिक तो एकदम गायब हो गया था, सारा ध्यान किस पर दिया गया था, होली एफिशिएंसी पर दिया गया था। ऐसा ऑब्जर्व करते हैं मोहित भट्टाचार्य, और बहुत ही इनकी एक फेमस बुक है न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, राइट। और इसी जो दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हाईएस्ट रेपुटेशन और एकेडमिक स्टेटस को अचीव किया था। ये बहुत ही ज़्यादा वो जिनेथ वाली जो है हम कह सकते हैं स्टेज थी, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेज 3, एरा ऑफ चैलेंज, जिसका नाम है स्टेज 3। तो देखिए इस दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई सोच और चैलेंज वाला फेज़ आ गया। भाई आपके सामने नाम ही चैलेंज है, तो चैलेंज, चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा। तो एक नई सोच आई जिसमें पुरानी सोच को एक्टिवली चैलेंज किया गया, आपको चुनौती दी गई पुरानी वाली जो सोच थी। अब यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल अप्रोच पर शिफ्ट होने लगा था हमारा सब्जेक्ट। कहाँ शिफ्ट देखने को मिल रहा है, अब आपको धीरे धीरे बिहेवियरलिज्म और ह्यूमन रिलेशंस की ओर अब आपको शिफ्ट। इतने दिन आपने एक मशीन मान लिया ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है, अब लोगों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम आगे समझते हैं इसको। इसके अंदर अब जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान नेचर, जो इंसान का नेचर है, उनका व्यवहार अब सेंट्रल पॉइंट बनते जा रहा था। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं है, कि भाई आप पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग क्यों मान रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें अलग नहीं है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया चैलेंज हुआ कि आप इसको अलग कैसे देख सकते हैं। जैसे पिछले स्टेजेस में हमने देखा, हम माना जाता था कि पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, पॉलिसी को लागू करना। तो अलग अलग इनके काम देखने को मिल रहे थे हमने अभी ऊपर जो 2 स्टेजेस पढ़ी उसके अंदर। लेकिन इसमें बताया गया कि आप ये जो आइडिया था ना अलग अलग करने का, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करता है, ऐसा कहा गया था। मतलब पॉलिसी बनाने में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आप अलग अलग करना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है। मतलब ये व्यवहारवाद में तो दिख ही नहीं रहा है। इस स्टेज में डायकोटमी, जिसे हम अलगाव कहते हैं, पढ़े आ रहे हैं हम लोग ऊपर से, तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सारे इसमें चैलेंज हुए थे। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रोवर्ब्स कह दिया इसे, फिर कुछ लोगों ने नेचुरलिस्टिक फैलेसीज कह दिया था। तो जो प्रिंसिपल्स या नियम दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, उन्हें भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था, आलोचना की गई थी। कहा गया कि ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होते हैं,
उनकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों ने इन्हें प्रोवर्ब्स कहा, कुछ ने कहावतें कहा, जैसे कि किसी जनरल विजडम जैसी बातें हों और बहुत ही कहीं भी फिट ना हो, कहीं भी फिट नहीं बैठती हों, इस तरह की बातें की गई। और जब ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करते समय सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे कि अथॉरिटी, हायरार्की, रोल्स, ये सब पर ध्यान दिया गया, तब इसका बड़ा नुकसान ये था कि ह्यूमन रिलेशंस और साइकोलॉजी को, ह्यूमन के फैक्टर्स को, ह्यूमन्स के इमोशंस को, इन सबको आपने इग्नोर कर दिया। आप सिर्फ मशीन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इस पर ध्यान दे रहे थे। तो ह्यूमन इमोशंस तो इसमें बहुत ज़्यादा इग्नोर हो गए थे। लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो आपसी सह संबंध होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज़ें पुरानी अप्रोच में क्या थी, मिस थी नहीं, दिखाई नहीं पड़ रही थी ये सब चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं हॉथॉर्न स्टडीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हॉथॉर्न स्टडीज़ वगैरह आती हैं, वेट अ मिनट, इसका ईयर याद रखेंगे 1924 से 32 है। इसके बीच में एल्टन मयो की लीडरशिप के अंदर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिन्होंने प्रूव किया कि इनफॉर्मल ग्रुप्स डायनेमिक्स और लोगों के इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। इन स्टडीज़ ने क्लासिकल यानी फॉर्मल अप्रोच की नींव को हिला दिया था पूरी तरीके से। ये जो स्टडीज़ आती है ना, अब ये एक तरीके से सवाल पैदा कर देती है पुराने स्ट्रक्चर पे, पुराने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसे हम क्लासिकल शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं। उसकी नींव को, उसकी फाउंडेशन को हिला दिया, जिसमें काम करने वाले लोगों की इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल नीड्स को समझना ज़रूरी नहीं माना गया था, उसको हिला दिया था। अब इसमें यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस के अंदर इनकी बात की गई, लोगों को बहुत महत्व दिया गया। वी कैन से दैट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इस पीरियड के अंदर, हम बाद में बुक्स की लिस्ट अलग से देखेंगे, अभी जो बुक्स हमें दी हुई है उनको एक बार देख लेते हैं। पहली बुक आती है चेस्टर आई बर्नार्ड की, नाम है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ईयर है 1938। सेकंड बुक एफ मॉस्टन मार्क्स की एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 आती है। हर्बर्ट ए साइमन की बुक है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 आती है। हर्बर्ट ए साइमन की दूसरी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। रॉबर्ट डायल की साइंस 3 प्रॉब्लम से याद रखेंगे 1947 इसका पीरियड है। ड्वाइट वाल्डो की किताब है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट से ये आपको एकदम याद होनी अच्छे से चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये सभी क्लासिकल प्रिंसिपल्स, डायक्टोमी और रिजिड स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक नई अप्रोच रखी गई थी इस पीरियड के अंदर, हमने देखा। हर्बर्ट ए साइमन की बात करें तो इंपॉर्टेंट था हर्बर्ट ए साइमन। तो साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को क्या कहा है, प्रोवर्ब्स कहा है, कहावतें, लोकोक्तियाँ कहकर क्रिटिसाइज, आलोचना की है। मतलब बस जनरल सेविंग्स, जैसे कि हम कह सकते हैं जनरल सेइंग्स, जिनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो हम कहते हैं ना सब जगह लागू होने वाली चीज़, वो डाउटफुल है थोड़ी। ठीक है, उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को सपोर्ट किया है। साइमन मानते हैं बिहेवियरल को ज़्यादा मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनमें हम रियल ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को सेंटर में रखा गया है। उनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का बेहतर तरीका क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना, निर्णय को समझना, लोगों कैसे निर्णय ले रहे हैं उसको समझना, तब हम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना अच्छे से समझ पाएंगे, ये मानते हैं साइमन। डिसीजन मेकिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। कौन बात करते हैं, साइमन बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो तो हर्ट है, व्हाट इज़ यानी हृदय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उन्होंने एम्प्रिसिज्म, डाटा और ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर स्टडी करने को फोकस किया। एम्प्रिसिज्म को बहुत, एम्पिरिकल अप्रोच को वैल्यू दी, डेटा वगैरह की स्टडी करना, उस यूज़ को जो है पर्पस किया। और हम देख सकते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के व्यू पॉइंट को लाया बीच में। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, हर एक चीज़ को तार्किकता से देखना, ओके, यानी उस एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से आप समझो, ये बताया गया। फिर रॉबर्ट ढाल की बात आती है, 3 प्रॉब्लम्स की बात वो बताते हैं। रॉबर्ट ढाल जो है वो 3 प्रॉब्लम्स का व्यू देते हैं, एनालिटिकल व्यू है। ढाल ने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक साइंस बनने से रोकने वाला 3 बड़े फैक्टर हैं, कि वो साइंस नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता भाई, 3 फैक्टर जो है ना उसे रोकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, उन्होंने बात की है नॉर्मेटिव वैल्यू की। किसकी, नॉर्मेटिव वैल्यू की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस मतलब नॉर्मेटिव वैल्यूज जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज को समझने के लिए हमें एंड्स या गोल्स का क्लियर होना ज़रूरी है। हमारे क्या है, हमारे एंड्स और हमारी जो गोल है वो क्लियर होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोसेस को समझना काफ़ी नहीं है, ये बात करते हैं। फिर बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। भाई ह्यूमन का बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में। लोगों का व्यवहार इतना ज़्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स और वेराइड होता है, बदलता रहता है कि ऊपर उसका एक
फिक्स्ड साइंस इस्टेब्लिश करना क्या है, बहुत मुश्किल है। फिर अब वो तीसरी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, लिमिटेड एग्जाम्पल्स और स्कोप्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल्स मोस्टली वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस से आए थे, जैसे अलग कल्चर, कंट्रीज और एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के लिए काम नहीं करते हैं वो सब। मतलब एक हम कह सकते हैं कि बहुत अलग कंटेक्स्ट में बात की गई थी। मोस्टली वेस्टर्न एक्सपीरियंस का आधार थे, सब जगह पे लागू नहीं होते हैं क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग हो सकता है, कंट्रीज़ अलग हो सकती है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अलग हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये बात की गई थी। डहल का कहना था कि जब तक हमें कंपैरेटिव स्टडीज़ नहीं मिलती है, जो अलग अलग कल्चर्स को हम अलग अलग तरीके से इंक्लूड करके करते हैं ना, कंपैरिजन करके, तुलनात्मक अध्ययन जब तक हम नहीं करते हैं ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये पढ़ाई है उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तब तक जो है ट्रू साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं हो सकता और ये एक तरीके से खोखला बनकर रहेगा। उनका कहना था कि हो सकता है अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपने अपने साइंस हो सकते हैं, अमेरिका में अलग हो सकता है, फ्रांस में अलग, सो यहाँ सब जगहों में हो सकता है। लेकिन अगर हम एक ग्लोबल साइंस के तौर पे बात करें ना, जो सब पूरे देशों पे, सब तरह के देशों पे लागू हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम क्रॉस कल्चरल और कंपैरेटिव व्यू पॉइंट एडप्ट करना होगा। इसके लिए हमें, अगर हमें सब जगह लागू करना है, हमें सिर्फ टेक्निक्स और प्रोसेस नहीं बल्कि हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर जैसे बॉर्डर्स के एस्पेक्ट्स को भी समझना होगा। तब हम और अच्छी तरीके से जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को समझ सकते हैं। तो ये बात रॉबर्ट डहल अपने इस बुक में 3 प्रॉब्लम्स में बताते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि कहावतें क्यों कहा गया है और क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है प्रिंसिपल्स को। अब एक न्यू स्टेज आ जाती है हमारे सामने, स्टेज 4, जिसका नाम क्या है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ईयर याद रखेंगे 1948 से 1970 तक का। इस फेज के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़े इमोशनल और एकेडमिक संकट से गुजरा। उसके सामने एक संकट आ गया जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। क्या नाम है, पहचान का संकट। बड़ा संकट है, पहचान पे बात उठ गई। इसका मतलब था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अलग हम कह सकते हैं वजूद या पहचान खतरे में पड़ गई थी इस समय। इस क्राइसिस में मेन रीजन क्या था, पहले 1-2 फंडामेंटल आइडियाज हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग हैं, ये सबसे बड़ा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सल होते हैं। ये 2 मेन आइडियाज़ का हम कह सकते हैं रीज़न था। दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले तो आप बता रहे हो कि कोई अलग अलग नहीं है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से अलग है और इनके जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो सब फालतू है, मतलब कहावतें उन्हें डिक्लेयर कर दिया। अब भाई ये दोनों ही चीज़ जब आपने डिक्लेयर कर दी तो पहचान का संकट तो उठेगा। तो स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब कैसे हम डिफाइन करें और इसका क्या स्कोप है। तो इस कन्फ्यूज़न में स्कॉलर्स ने 2 तरीके से रिएक्ट किया था। कुछ लोग तो वापस पॉलिटिकल साइंस की ओर लौट गए कि ठीक है भाई हम तो जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की ओर। अब कुछ लोग जो थे जैसे जो लोग वापस पॉलिटिकल साइंस की ओर लौटे थे ना, तो ये स्कॉलर्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट था, ये मान गए। मदर डिसिप्लिन थी हमारी पॉलिटिकल साइंस। कुछ स्कॉलर्स ने सोचा कि वापस पॉलिटिकल साइंस में इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, भाई यहाँ तो स्कोप दिख ही नहीं रहा है अलग होने का, ठीक है। उन्होंने पहले सोचा था हम जुदा हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन बाद में वो डर गए तो वापस पॉलिटिकल साइंस के साथ जाने का सोच लिया उन्होंने, इंटीग्रेट होने का सोचा। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इन स्कॉलर्स को खास स्वागत नहीं किया कि अच्छा तुम तो हमें छोड़कर भागे थे ना, अब जाओ यहाँ से, हम उसका कोई खास स्वागत नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें ना, बात करें ना, तो जॉन गॉस की यहाँ पे एक बुक आती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे जॉन गॉस ने 1950 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है, ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 के अंदर, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरी जो है डेवलप करना चाहते हैं तो वो पॉलिटिक्स का थ्योरी भी होगी। तो मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक अलग नहीं है, तो उन्होंने ये बात कह दी कि अगर हमें पब्लिक एड की थ्योरी को डेवलप करना है तो वो किसकी थ्योरी होगी, पॉलिटिक्स की भी होगी। तो ये बात उन्होंने कह दी यहाँ पर। और रॉस्के मार्टिन जो है 1952 के अंदर जो है रॉस्के मार्टिन एक आर्टिकल देते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये स्ट्रांगली कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस वापस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी ब्रांच के रूप में देखना चाहता था, उसी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखना चाहता था, अपनी ही ब्रांच के रूप में। पॉलिटिकल साइंस अपनी ही ब्रांच के रूप में पब्लिक एड को देखना चाहता था उस समय। पता चल रहा है ना आपको, क्योंकि भाई ये थिंकर्स तो ऐसे बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस की छत के नीचे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना
डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया। अब कुछ लोग जो थे ना, जब हम दोबारा इसकी बात करते हैं तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ बढ़ गए। उन्होंने कहा नहीं, जिस रास्ते पे हम निकल गए हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस को टाटा बाय बाय बोल दिया है, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट। तो ये जो कुछ लोग थे वापस बोलते हम तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में बना के ही दम लेंगे। तो दूसरे रूप ने सोचा कि पॉलिटिक्स में वापस जाने से बेहतर है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाए, एक ऐसे साइंस जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना मतलब कम हो। लेना देना हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि लेना देना नहीं होगा, पर कम हो उसका लेना देना। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए पॉलिटिक्स से दूर जाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, चाहे वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में, कहीं भी हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे, हम अलग रहेंगे। उसकी स्टडी अलग डिसिप्लिन के रूप में हम पॉसिबल बनाएंगे। इस लाइन ऑफ थिंकिंग ने 1956 के अंदर, इस लाइन ऑफ थिंकिंग ने 1956 में एक नया एकेडमिक जर्नल स्टार्ट किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम से। अब पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली की बाय बाय बोलकर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम से 1956 में इसमें अभी स्टार्ट होता है। इस व्यू का इम्पैक्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आती है हमारे सामने, ये बुक्स के नाम ईयर याद होने, जहाँ पे मार्च और साइमन की एक बहुत अच्छी बुक आती है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। 1958 के अंदर ये बुक आती है मार्च और साइमन की, जिसमें उन्होंने डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर फोकस किया था। किस पर फोकस किया था? डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर। फिर सर्ट और मार्च की एक बुक आती है, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म 1963। किसकी है ये बुक? सर्ट और मार्च की। सायर्ट और मार्च की बुक है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म 1963। हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1965। क्या नाम है? हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1965 बाय मार्च, ये मार्च की किताब आती है। फिर जी.डी. थॉम्पसन की एक बुक आती है 1967 में, ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन। ठीक है, इसको पब्लिश किया। तो ये सब एफर्ट्स ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग रखा जा सकता है और एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी के रूप में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आप उसको ना वापस जाने का मत सोचो, निकल पड़े हैं रास्ते पे, तो अब हम दम लेंगे एकदम अलग सब्जेक्ट बनाकर। तो ये वो अभी इवोल्यूशन आप देख सकते हैं, कितना धीरे धीरे इवोल्यूशन चल रहा है ना। हमने देखा वापस जाने की बात कर रहे हैं कुछ लोग, इधर जाने की। तो ये सब समझना ज़रूरी है, तब हमें और अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी को मज़ा आएगा समझने में। अब हम बात करते हैं, लेकिन इन दोनों केस में क्या थी? एक प्रॉब्लम आ गई। अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई इन दोनों केस में? वो प्रॉब्लम थी, चाहे स्कॉलर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में गए या एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, दोनों केसेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी पहचान जो है अब तो खत्म हो गई थी। अब कोई इधर जा रहा है, ना घर का ना घाट का। तो ये है कि अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहचान है ना, वो खत्म हो गई थी खुद के एक अंदर सब्जेक्ट के रूप में। दोनों जो डायरेक्शंस ने उसकी यूनिक आइडेंटिटी को क्या कर दिया था? डाइल्यूट, मिक्सअप कर दिया था। एकदम फ्रेश वाटर होता है, आप उसको इसमें कुछ भी मिला दो, थोड़ा सा दूध मिला दो, थोड़ी सी चाय, अब डाइल्यूट हो जाएगा, एकदम अजीब से कलर का हो जाएगा वो। तो वैसे ही हालत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उस टाइम हो गई थी, डाइल्यूट कर दिया था। इस वजह से इसको पूरा जो पीरियड है इसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट नाम से बताया जाता है। और क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजूद ही यहाँ पर जो है क्लियर था ही नहीं। ठीक है, इसी दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हुए थे, और ये हम पढ़ेंगे क्या थे ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहला जो है वो था न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक वगैरह जो हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट जैसे क्रिस अर्गरिस की बात अगर हम करें, जो न्यू थिंकर्स क्रिस अर्गरिस, डगलस एमसी ग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट, और फिर हम बात करते हैं वॉरेन बेनिस, ये सब जो है आते हैं सामने। फिर उसके बाद जो कि ये लोग ने ह्यूमन बिहेवियर में और एम्प्लॉय के मोटिवेशन पे फोकस किया। एमसी ग्रेगर का फेमस एक आइडिया आता है एक्स थ्योरी वाई, जिनमें उन्होंने दिखाया कि जो हम मैनेजर्स लोग, हम बाद में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इसे, तो इस एक्स वाई थ्योरी में दिखाया कि मैनेजर्स लोगों को कैसे देखते हैं वगैरह। और फिर एक आता है या तो उन्हें कामचोर के रूप में माना जाता है, जैसे एक्स हम देखते हैं एक्स थ्योरी वाई में अच्छे लोग, ऐसे करके हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग देशों में मतलब अलग अलग हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से कंपेयर करने की सोच आ गई थी, जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया था। फिर आता है इकोलॉजिकल अप्रोच आती है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने सजेस्ट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए उसके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सभी चीज़ों को जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण को स्टडी करना, कंसिडर्ड करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। ये अप्रोच इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को सेंट्रल मानता है। इन्वायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या मानता है? सेंट्रल पे मानता है। इन्वायरमेंट इज इन द सेंटर।
ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड विडनर, तो इनकी बात करेंगे हम। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवर्ड विडनर, एफडब्ल्यू रिग्स और कुछ स्कॉलर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया देते हैं, जो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, हमने बात की थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं हुई है, उनके कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है, और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के गोल को जो है मॉडर्नाइजेशन के रूप में देखा जाता है। फिर आता है फिफ्थ में हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का आइडिया हमने देखा। फिर आता है एमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है इसमें। यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन का एक आइडिया आता है। ओके, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी रिग्स का ही कंट्रीब्यूशन था, जिनमें उन्होंने कहा कि सिर्फ देश का डेवलपमेंट नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भी इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो है ना अब हम देख सकते हैं आगमन हो जाता है किसका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, नवलोक प्रशासन का। तो देखिए 1960 के एंड आते आते 1960 का ख़त्म होते होते 1970 के स्टार्ट में एक नए मूवमेंट, एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जिसको कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सोशल इक्विटी, सिटीज़न के इंगेजमेंट और डायनेमिक पॉलिसीज़ की तरफ भी शिफ्ट होना चाहिए। इन सबको बताया गया, इसको बोला गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवलोक प्रशासन इसे बोला गया। फिर एक अप्रोच आती है, कौन सी अप्रोच है, पब्लिक पॉलिसी वाली अप्रोच आती है, पब्लिक चॉइस अप्रोच आती है। विंसेंट ऑस्ट्रोम जैसे थिंकर्स ने ये सजेस्ट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमिक थ्योरीज और मार्केट लाइक डिसीजंस लेना, समझाना अच्छे से हम समझ सकते हैं, जिससे पब्लिक चॉइस अपना अप्रोच जो होगी, लोग अपनी चॉइस के अनुसार चीज़ें चूज़ कर सकेंगे। फिर एक लास्ट आती है, हम देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करना। कुछ स्कॉलर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया, क्रिटिकल नज़र से, हर चीज़ में कमियां ढूंढना, जैसे पावर स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटी क्यों है भाई, और ऑपरेशन के सेंस में हम देख सकते हैं, वैसे क्रिटिकल तरीके से शुरू कर दिया अध्ययन इसका। एक रेडिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का ये फेज़ माना जा सकता है, जहाँ पे हर चीज़ को क्रिटिकली देखा जाने, आलोचनात्मक तरीके से देखा जाने लगा। फिर इन सब डेवलपमेंट्स का हमने देखिए आगे के पार्ट्स में हम डिटेल में डिस्कशंस तो करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। अब हम है ना फिफ्थ स्टेज की ओर चलते हैं, जो कि खुद में एक इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्टेज 5। इसका ईयर है, अभी भी ये चल रहा है 1971 से कंटिन्यू ही अभी चल रहा है, छोटी सी एज है, पीरियड है, हम देखते हैं इसका, ठीक है। अभी फाइनल स्टेज को मेन थीम पब्लिक पॉलिसी है, इसका मेन थीम क्या है, पब्लिक पॉलिसी है, और इसी पर ये एम्फेसाइज होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स ने सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल्स फोकस करना अब जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, और वो पॉलिसी साइंस की ओर शिफ्ट होने लगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एनालिसिस जैसे आइडियाज़ में डीप इंटरेस्ट अचानक से वो लोग दिखाने लगे थे। जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चीज़ें हैं, वो अब रिजेक्ट हो गया था। अब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग ना मानते हुए सभी को एक साथ ऐसे कर दिया गया था। अब इसी वजह से पॉलिसी अप्रोच में, एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लिया गया। ड्वाइट वाल्डो ने भी अब इस बात को क्या है मान लिया था कि ठीक है भाई, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेशन है ना, एक आउटवर्न क्रेडो हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो है ना धीरे धीरे वो भी मानने लगे थे कि ये इनका सेपरेशन की बातें है ना, ये एक बहुत पुराना सा आउटवर्न क्रेनो, यानी एक पुरानी, एक बेकार हो चुकी है ये सब चीज़। अब जो है कोई बात नहीं, अब हम सेपरेशन की बात नहीं करेंगे। अब रॉबर्ट टी गोलम्बस्की की बात करेंगे। उनके हिसाब से स्टेज के जो 2 फाउंडेशन आइडियाज़ पे था, ये जो स्टेज आई थी ना, अब ये 2 फाउंडेशन आइडियाज़ पे थी, पहला और दूसरा। तो देखिए इसमें ये बात करते हैं मेनली पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, पहले में ये बात करते हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को डीपली इंटरलिंक्ड होना है, मतलब मिलना है, यानी कि अब दोनों हर लेवल पे एक दूसरे में घुले मिले होंगे, घुले मिले मतलब इंटीग्रेटेड होकर काम करेंगे। और दूसरी क्या है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर होता है। हर एडमिनिस्ट्रेटिव काम का क्या होता है, एक प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर होता है, यानी सब कुछ किसी स्पेसिफिक पब्लिक प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट होता है। तो इन दोनों आइडियाज़ का इम्पैक्ट ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फंक्शनिंग पे नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है ना अब बना था। अब रियल वर्ल्ड के जो यहाँ पे प्रोग्राम्स पर भी होने लगा था। तो इन नए अप्रोच की वजह से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बन गया था। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आके पार्टिसिपेशन करने लग गए थे। इसकी सोशल रेलेवेंस, समाज में इसकी प्रासंगिकता यानी समाज के लिए कितना मीनिंगफुल है ये बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, और इसका स्कोप भी काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था। तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा पूरा। अब इसमें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं
इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का डेवलपमेंट ग्रेजुअली हुआ, हम कह सकते हैं रहा। इसका टाइमलाइन क्लियर है यहाँ पर कि 1930s के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट वन, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एमए पॉलिटिकल साइंस के पहले ना पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंक्लूड किया गया था। एक कंपलसरी पेपर, भाई जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस रहेंगे उनको एक कंपलसरी पेपर पब्लिक एड को रखना पड़ेगा अपने साथ। सबसे पहले कहाँ पर ये हुआ था? लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था ऐसा। फिर 1937 के अंदर जो है ना मद्रास यूनिवर्सिटी ने पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट करवाया था। डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट करवाने के बाद अब वहाँ पर जैसे कि एक पायनरिंग स्टेप था, ये सबसे पहला अग्रणी हम कह सकते हैं स्टेप था उस टाइम। थर्ड बात करें तो 1949 से 50 तक में नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बिकेम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द सेपरेट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट। पहला फुल फ्लेज्ड पीए का डिपार्टमेंट, हमारा पब्लिक एड का डिपार्टमेंट जो है ना एमपी शर्मा के अंडर में एकदम बढ़िया से लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर फोकस करके बनाया गया था। इस सब्जेक्ट के इंडिया में पहली बार एकेडमिक लेजिटिमेसी मिल गई थी हमारे सब्जेक्ट को, वैध रूप से लेजिटिमेसी मिल गई थी। इस डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? डॉक्टर एमपी शर्मा, जिसे इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है, पहले प्रोफेसर हैं। 1954 के अंदर अब क्या होता है, इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम IIPA कहते हैं, न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ। पॉल एच एपलबाई रिपोर्ट 1953 पे रिकमेंडेशन पे, ये जो है ना 1953 रिकमेंडेशन पर पॉल एच एपलबाई की ये आया था। ये इंस्टीट्यूट अब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंदर, हम देख सकते हैं। आप कभी जाएंगे तो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसका इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IJPA रिसर्च और नॉलेज हम कह सकते हैं डिस्पेंसर को इम्पॉर्टेंट सोर्स भी बहुत अच्छा है। और हम कह सकते हैं 1987 के अंदर अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को UPSC सिविल सर्विसेज के अंदर फुल्ली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था। UPSC वाले भी भाई इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 1987 के बाद ये किया गया और इस सब्जेक्ट को एक मेजर बूस्ट मिला और लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इसमें इंटरेस्ट जागृत हुआ। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही लेवल पर काफ़ी बढ़ गया था। और आज के टाइम में अगर हम देखें, हज़ारों कॉलेज, 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टीचिंग रिसर्च के रूप में एक आइडिया जो है ये पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमने हमारी पूरी जर्नी देखी थी, इवोल्यूशन का पूरा पीरियड हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।